chemistry of SN1. अच्छा, यहाँ पे जैसे आर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आर पॉजिटिव को अगर उसने स्टेबलाइज कर लिया तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, वैसे ही रहेगा। नहीं तो ऐसे तो रिएक्शन रेट कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। R से बना I से बना P। तो अगर कोई भी सब्सटेंस R को स्टेबलाइज करता है तो इसका मतलब वो रिएक्शन को स्लो कर देगा, और अगर वो इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करेगा तो वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा। थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइज का मतलब है कि इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड दिशा में वो खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर ये साइड स्टेबलाइज होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्टर हो जाती है, ये इसका मतलब होता है। और वैसे भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी नैनो सेकंड्स तक ही होती है, तो इंटरमीडिएट तो होते ही अनस्टेबल है सारे, तो ये नहीं कि इंटरमीडिएट बन के रह गया, ऐसा नहीं होगा। लिखिए स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। लिखिए a carbocation is planar sp2 hybridized, ब्रैकेट में 120 डिग्री एंगल लिख लें, इस प्लेनर sp2 hybridized reaction intermediate which can be attacked from either direction, thus बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, thus in case of chiral carbocation, we get racemic mixture. That is 50% dextroform and 50% levoform. In the formation of racemic mixture, is known as racemization. Inverted comma use करें। Extent of racemization is directly proportional to stability of carbocation. Extent of racemization is directly proportional to stability of carbocation. अब एक मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, वो पॉइंट यूं समझ लो तलवार की धार पे चलने के बराबर है, और तुम्हारी इंटेलिजेंसी डिसाइड करेगी कि उस पॉइंट को आपको एग्जाम में कैसे यूज करना है। एग्जामिनर की स्थिति को यूज करके कि वो चाहता क्या है, तब इस पॉइंट को आप यूज करना। आपको कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकती है मेरी बात, और आप ध्यान से देखना है ना। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट मस्ट बी नोटेड दैट we do not get dextro and levoform in equal proportion. We do not get
dextro and levo form in equal proportion. One form may be slightly greater. इसकी चार्जिंग देते हैं लैपटॉप की. One form नहीं उसमें लग रही होगी. One form may be slightly greater, ब्रैकेट में को say 51-52%. One form may be slightly greater than that of second form. Slightly greater than that of second form. It is because outgoing nucleophile या leaving group charge नहीं रहा. It is because outgoing nucleophile or leaving group may repel the incoming nucleophile to some extent. Next point लिखिए. SN1 mechanism involve both retention of configuration and or as well as inversion of configuration. Retention of configuration or as well as inversion of configuration. इसी पॉइंट में लिखना retented product RETNTED retented product may be slightly lesser than that of inverted product. Because of above mentioned explanation. अभी मैंने explanation दिया था ना dextro levo वाला 51-52% वाला. Because of above mentioned explanation. लो समझाता हूँ. ये सारे पॉइंट्स अब मैं एक एक करके समझाने जा रहा हूँ आपको. सबसे पहले मैं बोर्ड का काम खत्म कर दूं. बोर्ड में अगर लिखी क्वेश्चन आता है राइट डाउन SN1 मैकेनिज्म. तो आपको क्या करना है, कोई ये सब कहानियां मत लिख के आना. बिल्कुल मैं चेतावनी दे रहा हूँ, जितनी मैंने समझाई ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है. कुछ भी नहीं लिख के आना. ये आपको सिर्फ ये लिख के आना है जो मैं लिख रहा हूँ. वो जो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इट इज ए 2-स्टेप मैकेनिज्म वाली बात, बस वो लिख के आनी है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस NaOH give tertiary butyl alcohol plus NaCl. इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में 2 स्टेप हैं. 2-स्टेप मैकेनिज्म. स्टेप फर्स्ट, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बस बोर्ड में. स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन.
टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आइन ब्रेक हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ब्रेक हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आइन प्लस क्लोराइड आइन में. इट इज ए स्लो स्टेप. स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ फर्स्ट स्टेप में, उसको अटैक करेगा OH नेगेटिव और बनाएगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल प्लस Na पॉजिटिव. इट इज ए फास्ट स्टेप. और आपको नेट इक्वेशन मिल जाएगी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस NaOH गिव टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल प्लस NaCl. ये कट जाएगी. तो ये तो बोर्ड का काम भैया खत्म हो गया. जैसे लिखना ओके कर दीजिए. यस सर. पृथ्वीराज तेरे टॉन्सिल खत्म हो गए? यस सर, अब कम है. वो मुझे भी बता दे यार कोई दवाई यार. मेरे चाचा जी के बेटे को बहुत जबरदस्त टॉन्सिल हो गया, सही नहीं हो पा रहा है वो. किससे दवाई ली है तूने, किस डॉक्टर से? सर पापा ने दी. पापा फिजिशियन है? यस सर. पुष्पांजलि में बैठते हैं अपना वहाँ उसमें हरिपुर पे बैठते हैं वो जो सर, दोनों जगह से. विनायक पे कितने बजे से कितने बजे बैठते हैं? सर उनकी टाइमिंग सिर्फ वही बता सकते हैं. पापा कोई ऐसी भी दवाई देते हैं बेटा जिससे अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा मल्टीमीडिया फोन यूज करे तो वो कम हो जाए? सर ऐसी दवाइयाँ मम्मियों के पास होती हैं. मम्मियों के बेलन? हाँ सर, वो भी कारगर हैं. और अगर मम्मी का बेलन फेल हो जाए मान लो तो फिर क्या करा जाए? हम्म? पता नहीं सर. अच्छा. मैं तो उस सिचुएशन तक भी नहीं पहुंचा अभी. देवू तेरे पास तो कोई उपाय होगा इस चीज का? ओ देवू. फोन तोड़ दे. है? चप्पल भी चलेगी. ओके. आर्यन ने बहुत अच्छा जवाब लिखा है. चप्पल कुटाई. हम्म. सो वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई, रिएक्शन के बाद वाला समझा दीजिए. क्या समझा दूं बेटा? स्टेप 1 के बाद वाला समझा दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. मैंने तो कुछ समझाया नहीं, मैंने तो सिर्फ ये लिखा है बस. जो मैंने अभी लिखाया था ना बस वही लिख दिया है. ये केमिकल काइनेटिक्स की मैकेनिज्म है जो मैंने काइनेटिक्स में बताई थी. ये तो स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से. ले लिया? हाँ जी देखें. अब जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड आपको दे रखा है और मैं यहाँ पर मान लीजिए एग्जामिनर यहाँ पे लिख रहा है SN1. तो स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ से ये क्लोराइड आयन का डिसोसिएशन होगा और बनेगा HCH3C2H5. अगर आपको उसको ऐसे नहीं लिखना तो आप अपनी मोहब्बत से भी लिख सकते हैं उसको ऐसे CH3CH पॉजिटिव C2H5. समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया. तो स्टेप 1 में आप देख पा रहे होंगे देवू यार तू खिसिया जाता है बहुत जल्दी.
तो जैसा कूल बच्चा भी है वैसे किसी आएगा तो कैसे काम चलेगा? क्यों देबू? मेरे को नहीं। अच्छा ठीक है। तो क्लोराइड आयन की लॉस के बाद ये बना कार्बोकेटाइन। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि ये जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ H, मिथाइल और इथाइल वाला, आप देख सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कंप्लीटली प्लेनर स्पीसीज है और प्लेनर है। और आप कुल मिला के आप ऐसे समझो ना, यही तो इसका स्ट्रक्चर है ये कार्बोकेटाइन का। अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल इसको यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, तो दोनों जगह से इसको अटैक किया जा सकता है। तो अगर मतलब इसको न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अप्रोच कर सकता है और यहाँ से भी अप्रोच कर सकता है, दोनों साइड से इसको अप्रोच किया जा सकता है। ध्यान से सुनना है ना, ये देखो H, मिथाइल इथाइल प्लस। तो अगर न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता है फ्रंट एंड से, फ्रंट साइड से, मतलब सामने से, जय जय बेटा खुश रहो खुश रहो। तो जब ये यहां से अटैक करेगा इसको तो बनेगा HOH MEET। इसको मैं लिखूंगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इसको अटैक हुआ होता बैक साइड से, कहां से अटैक हुआ था न्यूक्लियोफाइल का? फ्रॉम बैक साइड। तो यहां बना होता OH अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो बना होता यहां पर HOH ME और ET। इसे मैं बोलता इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट, उल्टा अरेंजमेंट। और ये पुराना वाला रिटेन करने, पुराना रिटेन किया और उसमें इन्वर्टेड हो गया। अब क्यों? पहले यहां न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड पे शो हो रहा था, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल, न्यू न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड पे शो हो रहा है, इसलिए इसलिए हमने उससे बोला रिटेंशन। वही चीज रिटेन हुई है, वही अरेंजमेंट। और यहाँ पर पहले ये राइट हैंड साइड में था, अब ये न्यू न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए हमने से बोला क्या? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा 11वीं क्लास की बात याद करिए, क्या अभी भी आपको वो कहानियां याद है आर आइसोमर एस आइसोमर वाली? और कैसे निकालते हैं आर और एस, जरा जल्दी बता दीजिए। वायरल होता है तो फिर लोइस प्रायोरिटी ग्रुप देख लेते हैं पहले। तो हम सिखाया था कि 11वीं क्लास में सिखाया था आर और एस। हाँ सर चलो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा के जल्द आगे बढ़ जाता हूँ, टाइम खराब नहीं करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता आर और एस वो सुन लें, या जिनको भूल गए वो भी सुन लें। ये कायरल कार्बन एटम है। जिस कार्बन एटम का जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको उसको 1 मान लेते हैं, फिर सीक्वेंस वाइज चलते जाते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए इसको 1 माना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है इसलिए इसको LPG मान लिया, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। इथाइल में 2 कार्बन हो गए, मिथाइल में 1 हो गया, तो इसकी प्रायोरिटी 3। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। और आंखों को 1 2 3 पर घुमाते हैं। आंख जब 1 से 2 की तरफ जाएगी तो हमने देखा वो घड़ी की दिशा हो गई आर फॉर्म। लेकिन अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लेफ्ट या राइट में होता है तो जो आंसर आता है उसको उल्टा कर देते हैं, तो ये एस फॉर्म हो गई। तो ये आंसर क्या आ गया इसका? एस फॉर्म। और मत भूलो कि ये वाली फॉर्म अगर एस है तो दूसरी वाली फॉर्म हर कीमत पे क्या होगी? आर फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसकी मिरर इमेज है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जब रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों एक साथ होते हैं तो वहां पर उस प्रोसेस का नाम हो जाता है रेसिमाइजेशन।
रिटेंशन प्लस इन्वर्जन इज इक्वल टू रेसिमाइजेशन। जल्दी से नोट करिए। क्या चाहिए सर? बोलो बेटा। सर अगर वो इथाइल ग्रुप और क्लोरोमिथाइल ग्रुप में सर की सर उसकी प्रायोरिटी किसे देंगे सर? किस किस में कह रहा है? इथाइल और क्लोरोमिथाइल। इथाइल और क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल कहाँ है यहाँ पर? मतलब सर एनसीईआरटी में एग्जांपल, एनसीईआरटी तो सर आर और इसमें नहीं है कि एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है उसमें, मतलब उन्होंने उसमें OH को Cl से रिप्लेस कर दिया, उन्होंने प्रायोरिटी बदल दी है सर। व्हाट्सएप करिए मेरे को, या पेज नंबर बता दे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी तो खैर दिख नहीं रही मेरे को अभी। मतलब क्या आर और एस तो वो कभी लिखते भी नहीं है एनसीईआरटी वाले। व्हाट्सएप कर दे मतलब बेटा, मेरा मोबाइल आना है यार। प्लस माइनस में चेंज कर दिए। अच्छा हो सकता है, अभी चेक कर लेता हूँ। व्हाट्सएप कर दे हाल की फोटो। अगर आपने नोट कर लिया तो ओके कर दीजिए। अगर नोट कर लिया तो ओके कर दें आप लोग। आवाज नहीं आ रही क्या बेटा मेरी? आ रही है क्या? हाँ अच्छा, नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। ठीक है, अब लिखिए। तो देखो, मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में आपको बताया थोड़ा सा, उसके बारे में बता दिया कि पूलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। अब मैं एग्जाम्पल शुरू करूंगा उससे पहले आप जरा ये और लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। लिखिए, हेलोएरीन्स such as chlorobenzene do not show SN1 mechanism. Do not show SN1 mechanism because of instability of phenyl carbocation. Because of instability of phenyl carbocation. क्या मुझे बता सकते हैं इसकी अनस्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या है? वो एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम, हाँ विनाइलिक भी आ रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहाँ पर कितना आ रहा है देवू? 33%। 33। सेकंड पॉइंट लिखें, विनाइल हेलाइड्स also do not show SN1 mechanism. सर हाँ, सर कार्बोकेटाइन बनने के बाद तो हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा ना? इसका नहीं, इसका तो हो जाएगा। ये जो इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, ये जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है फैक्टर, जैसे ये आ गया ना तेरा ये, तो ये क्या है? रेजोनेंस है नहीं है, और ये इसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहा है, और मतलब डेफिशिएंट बहुत है इसलिए। सर आपने परसेंटेज कैरेक्टर साइड वाले ग्रुप के लिए बोला है, कार्बोकेटाइन के लिए नहीं बोला। हाँ, कार्बोकेटाइन तो देखो वैसे नॉर्मली अगर इन एक्सेप्शनल केसेस को हटा दो तो बेसिकली जो हम बोलते हैं, जैसे ये मैंने आपको कार्बोकेटाइन दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, तो जैसे अगर हमें इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है तो हमें जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनसे, उनके बेसिस से बात करनी है। तो कौन सा कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल होगा बताइए?
फर्स्ट। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन परसेंटेज एस करेक्टर। हाँ लिखिए। विनाइल हैलाइड्स आल्सो डू नॉट शो SN1 mechanism due to same reason. Next point, Brishead halide शायद 11th क्लास में बताइए वाली बात। नहीं लिखा था। अच्छा लिखिए, Brishead compounds, Brishead halide do not show SN1 mechanism, do not show SN1 mechanism because of formation of highly unstable, because of formation of highly unstable non-planar कार्बोकेटाइन। तो ब्रिजेट कार्बोकेट जो ब्रिजेट कंपाउंड्स होते हैं वो SN1, बल्कि पूरा ही लिख दे रहा हूँ ना आपके लिए, फिर बार बार बताना पड़ेगा। जितने भी ब्रिजेट कंपाउंड्स होते हैं वो SN1, SN2, E1, E2 शो नहीं कर पाते। इस बात को भी लिख लो, ब्रिजेट कंपाउंड्स डू नॉट शो SN1, SN2, SN1, SN2, E1, E2 because of their complicated geometry. Because of their complicated geometry. यहां पर इसी में लिखिएगा, they do not show SN1 or E1. They do not show SN1 or E1 due to formation of highly unstable, due to formation of highly unstable non-planar कार्बोकेटाइन। Non-planar कार्बोकेटाइन, while SN2 and E2, while SN2 and E2 are not shown because of highly unstable crowded transition state, highly unstable crowded transition state। ये पॉइंट भी आने वाला है ना, क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट SN2 E2 में। यहां पर मैंने SN1 का इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया है, मैकेनिज्म खत्म नहीं करी है, और बोल्ड वाला पार्ट खत्म कर दिया है ना। अब मैं आपको कराऊंगा SN2, उसके बाद कराऊंगा दोनों की मिल्मा क्वेश्चन, मिल्मा एग्जाम्पल। आशी, सर मिल्मा का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ बोल देवू, देवू रे देवू बोल। सर अगर मतलब येलो एरिन्स के ऊपर अगर NaOH डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी ना फिर? क्या डालेगा बेटा? NaOH अगर डालेंगे हेलो एरिन्स के ऊपर तो रिएक्शन नहीं होगी ना? हो जाएगी बेटा, कौन सी रिएक्शन नहीं होती? नहीं हो जाती है, उसकी मैकेनिज्म बदल जाएगी और हम नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे उसमें, ऐसी क्या बात है। तू देख एनसीईआरटी में ना 4 रिएक्शन दे रखी होंगी केमिकल प्रॉपर्टी में NaOH के साथ, उसमें तू बहुत ध्यान से देखियो, जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्शन का टेम्परेचर प्रेशर कम होते जा रहे हैं, वो देख ले। और लास्ट में वार्म वाटर लिख दिया हुआ उसने, 4 रिएक्शन हाँ होंगी नाइट्रो के साथ। हाँ तो क्यों नहीं कर सकते, हर चीज की तोड़ है। तेरे मल्टीमीडिया का भी तो हमारे पास तोड़ है बेटा, क्या तो बता दे। वो यार तू गलत कर रहा है। सर हाँ यस
होल ही नहीं कर रिजिड के अनस्टेबल होने का क्या रीजन? उसकी एक्चुअली में रिजिड अगर नॉन प्लेनर है तो वो अनस्टेबल क्यों है? ऐसा होता है कि जैसे इस टाइप का जो कार्बोकेटाइन होता है, जैसे मान लीजिए कोई कार्बोकेटाइन है इस टाइप का, है ना, जैसे ये है, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहता है, तो ये जो कार्बन एटम होता है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, ये अपनी जैसे बहुत जगह से क्राउडेड स्टेट में होता है, और क्राउडिंग के कारण ये प्लेनरिटी एज्यूम नहीं कर पाता, मतलब सारे कार्बन एक ही प्लेन में नहीं आ पाते, जबकि कार्बोकेटाइन का प्लेनर होना बहुत जरूरी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर 120 डिग्री लाने के लिए। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं जहां से ये तीन रास्ते जा रहे होते हैं, वो प्लेनर नहीं रह पाता, इस करके ऐसा होता है। तो कार्बोकेटाइन प्लेनर होगा तभी स्टेबल रह पाता है, मतलब क्यों, तभी तो 120 डिग्री एंगल को जस्टिफाई कर पाएगा। लिखिए SN2 इंपॉर्टेंट फीचर्स, लिखिए फर्स्ट फीचर, it is a second order kinetics, it is a second order kinetics and its rate law is कि Rx की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। क्या डिफरेंस नोटिस हुआ है SN1 और SN2 की रेट लॉ में? व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस? दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पावर आएगी। तो अब अगर आप ग्राफ खींचने को जाते हैं, रेट ऑफ SN2 वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx, तो ये आएगा फर्स्ट पावर। अगर आप खींचते हैं ग्राफ न्यूक्लियोफाइल और रेट ऑफ SN2 में, तो भी ग्राफ ये आएगा। तो आपको दोनों में डिफरेंस महसूस हो गया होगा SN1 SN2 में। लिखिए आगे, this rate law clearly shows that rate of SN2 is affected by concentration of both substrate and nucleophile, चलिए बेटा, कल मिलेंगे, है ना? कल एक्स्ट्रा क्लास ले लोगे? यस और नो में जवाब दे दीजिए। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, टाटा बाय बाय।